हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में करेंगे गुप्त वंश। पूरा गुप्त वंश आपको 10 मिनट में करा दिया जाएगा और पूरा डिटेल से कराया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन विष्णुगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तथा साथ ही आपको यह भी याद रखना है विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। किसी भी वंश का प्रारंभिक और अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अक्सर कई बार एग्जाम में ऐतिहासिक क्वेश्चन यही पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किस गुप्त सम्राट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा इन्होंने यह उपाधि लिच्छवी देश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद धारण की थी। तथा उसी समय इन्होंने एक गुप्त संवत भी चलाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चलाई थी 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई थी। इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है, आपको वो भी याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन का मतलब होता है युद्धों को जीतने वाला। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन घटोत्कच, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तथा समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करता भी कहा जाता है तथा विक्रमक भी इन्हीं का उपनाम है। आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। तथा एक साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ये संगीत प्रेमी थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन पहला ऑप्शन हरिसेन, दूसरा ऑप्शन विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन कालिदास, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तथा हरिसेन, आपको ये भी पूछा जा सकता है हरिसेन किसके राज दरबारी थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे, आपको ये भी याद रखना है। तथा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी तथा पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, आपको ये भी याद रखने हैं। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस राजा के समय में आया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था तथा चीनी यात्री हवेत्सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे? आपका ऑप्शन है पहला कालिदास, दूसरा ऑप्शन धन्वंतरी, तीसरा ऑप्शन वराहमिहिर, चौथा ऑप्शन शंकु। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर तथा शंकु। ये चारों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन वीरसेन, तीसरा ऑप्शन साब, चौथा ऑप्शन है विक्रमक। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तथा वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक विद्वान था बहुत बड़ा तथा एक कवि भी था। तथा साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, यह भी याद रखना है। और विक्रमक समुद्रगुप्त का उपनाम था, यह भी आपको पहले बता दिया गया है। चलिए नौवां क्वेश्चन करते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन है पर्णदत्त, चौथा ऑप्शन है रुद्रदामन फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था तथा सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों ने करवाया था। तथा एक साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तथा स्कंदगुप्त के समय प्रणदत्त अवंती राष्ट्र के राज्यपाल थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विष्णुगुप्त को तो पता ही है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश
के शासक को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है पहला गोपना, दूसरा ऑप्शन है उपरीक, तीसरा ऑप्शन है चाट व भाट, चौथा ऑप्शन है दंडपाशिक। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपना, उसे गोपना कहा जाता था। तथा उपरीक भुक्ति नामक इकाई होती, दूसरी इकाई जो देश के बाद आती थी उसका शासक उपरीक कहलाता था। तथा पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी चाट व भाट कहलाते थे। तथा पुलिस विभाग का मुख्य अध्यक्ष दंडपाशिक कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है पहला ग्रामिक, दूसरा ऑप्शन महत्तर, तीसरा ऑप्शन पेट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग्रामिक। ग्रामिक ग्राम सभा का मुखिया होता था तथा ग्राम सभा के अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। तथा ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई पेट कहलाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त काल में राज्य की आय का एकमात्र स्रोत क्या था? आपके ऑप्शन है पहला वास्तु, दूसरा ऑप्शन है बलात या विष्टि, तीसरा ऑप्शन है सिल, चौथा ऑप्शन है अपरहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बलात या विष्टि। ये एक राज्य कर होता था, यही गुप्त काल में राज्य की आय का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। तथा वास्तु उस भूमि को बोलते थे जो रहने योग्य होती थी। तथा सिल उस भूमि को बोला जाता था जो अनुपजाऊ होती थी, जिसे जो जोतने योग्य नहीं होती थी। तथा अपरहत जंगली भूमि को बोला जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है रहट, दूसरा ऑप्शन घंटी यंत्र, तीसरा ऑप्शन नहर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रहट तथा घंटी यंत्र। दोनों का उपयोग गुप्त काल में सिंचाई के लिए किया जाता था। सबसे ज़्यादा रहट का किया जाता था, उसके बाद में घंटी यंत्र का किया जाता था, आपको याद रखना है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिनार, दूसरा ऑप्शन ज्येष्ठक, तीसरा ऑप्शन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन गणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तथा ज्येष्ठक श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था। तथा क्षेत्र खेत को बोला जाता था। तथा गणिका वेश्या को बोला जाता था। आपको ये भी याद रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है एरण अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा ऑप्शन है ओशनम स्मृति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। जो भानुगुप्त ने लिखा था उसी में पहली बार सती होने का प्रमाण मिला है। तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थलों का वर्णन किया गया है। तथा जाति के आधार पर कायस्थलों का वर्णन ओशनम स्मृति में किया गया है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का संबंध किस वंश से था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन मौर्य वंश, दूसरा गुप्त, तीसरा ऑप्शन शक वंश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का संबंध गुप्त वंश से था, आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन करते हैं। अजंता की 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चित्रशाला, दूसरा ऑप्शन बाघ गुफा, तीसरा ऑप्शन गरुड़, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का पूरी जीवनी चित्रों में अंकित की गई है, आपको ये भी याद रखना है। तथा बाघ गुफा का निर्माण गुप्त वंश के समय में हुआ था। तथा गरुड़ गुप्त वंश का राजचिन्ह था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। आर्यभट्ट नियम व सूर्य सिद्धांतम की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, दूसरा ऑप्शन आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन वराहमिहिर, चौथा ऑप्शन है पलकणवम। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी शुरुआत की थी तथा इनकी रचना भी की थी। तथा ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के नियमों की पहले ही कल्पना कर ली थी। तथा पलकणवम ने जानवरों की चिकित्सा के लिए एक आयुर्वेद लिखा जिसे हस्ते आयुर्वेद कहते हैं, उसकी रचना की थी, ये भी याद रखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस वंश के समय में हुई थी? आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त वंश के समय में हुई थी। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है रुपये का, दूसरा ऑप्शन अरहत, तीसरा ऑप्शन रुपया, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपये का। गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं को रुपये का कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं।
22वां क्वेश्चन करते हैं। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है श्रीगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसकी चमक आज भी धूमिल नहीं हुई है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है शक वंश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल किस राजा के समय को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है तथा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मौर्य काल के, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश के, तीसरा ऑप्शन है मुगल वंश के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। तो साथ ही आपको ये भी याद रखना है मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ सबसे पहले गुप्त वंश ने शुरू किया था तथा ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान गुप्तों ने दी थी। आपको ये भी याद रखना है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।